नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। हम अध्ययन कर रहे हैं भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। अब तक हमने जो ICAR द्वारा बताई गई 8 प्रमुख जो मिट्टियाँ हैं उसमें हम जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी, इन 4 मिट्टियों के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम जो बाकी की बची हुई मिट्टियाँ हैं उसका अध्ययन करेंगे। पहली जो मिट्टी है वह है मरुस्थलीय मिट्टी अर्थात डेजर्ट सोइल। मरुस्थलीय मिट्टी का जो विस्तार है वह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अर्थात पश्चिमी भारत में पाई जाती हैं, जिसे थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक इस मिट्टी का विस्तार फैला हुआ है। हमारे देश के लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी जो होती है वह बजरी युक्त होती है और इसमें जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन की कमी होती है और कैल्शियम कार्बोनेट की भी मात्रा भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इनमें घुलनशील लवण तथा फास्फोरस का उच्च प्रतिशत पाया जाता है, किंतु इनमें नमी की जो है वह कमी पाई जाती है। सिंचाई के द्वारा इनमें ज्वार, बाजरा तथा अन्य जो मोटे अनाज हैं वह सरसों आदि उगाए जाते हैं। दूसरी जो मिट्टी है वह है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जो है वह कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक में पाई जाती है। इस मिट्टी को वनीय मिट्टी भी कहते हैं। इसका विस्तार 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक नवीन तरह की मिट्टियाँ हैं तथा सबसे अविकसित प्रकार की मिट्टियाँ हैं जो कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। अर्थात उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय प्रदेश के नाम से, जिसे हम हिमालयन रीजन के नाम से जानते हैं, इस रीजन में इन मिट्टियों का सर्वाधिक विस्तार है। इस मिट्टी में पोटाश, चूना तथा फास्फोरस का अभाव पाया जाता है, परंतु इनमें जीवांश जो है वह ह्यूमस जो है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस तरह की मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं, जो कि अधिकांश ढलानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो कृषि की जाती है उसमें सेब, नाशपाती, आलूचा आदि के जो वृक्षदार फल हैं वह अधिक पाए जाते हैं। और इस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं इनकी जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती हैं। अगली जो मिट्टी है पीट तथा दलदली मिट्टी। पीट और दलदली मिट्टी जो है वह नम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर सड़ी वनस्पतियाँ जो होती हैं वह पीट मिट्टियों का निर्माण करती हैं। यह जो मिट्टियाँ हैं भारत में वह केरल व तमिलनाडु के जो आर्द्र प्रदेश हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं में जैविक पदार्थ व घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है तथा इनमें पोटाश की मात्रा तथा फॉस्फेट की कमी होती है। ये मृदा काली, भारी और अम्लीय होती है। दलदली मिट्टी जो है अधिकतर तटीय क्षेत्र जैसे कि ओडिशा, सुंदरवन, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भाग तथा तटीय तमिलनाडु में पाई जाती हैं। निचले क्षेत्र जो हैं, जो कि जलाक्रांति वाले अर्थात वाटर लॉगिंग वाले क्षेत्र होते हैं, जल से दलदली हो जाते हैं तथा अवायु दशा वाले क्षेत्रों में भी इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें फेरस आयरन होने के कारण इनका रंग जो है वह प्रायः नीले रंग का होता है। यह भी अम्लीय प्रकृति की मिट्टियाँ हैं तथा इनमें कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है वह 40 से 50% तक पाई जाती हैं। अर्थात जो जैविक या जीवांश पदार्थ है वह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि लगभग 40 से 50% होता है। इनमें जो खेती की जाती है वो अधिकतर धान या चावल की खेती की जाती है। और इस प्रकार की मिट्टी में मैंग्रोव जो वनस्पतियाँ होती हैं वह अधिक पाई जाती हैं, विशेष करके तटीय भारत का जो तटीय क्षेत्र है, पूर्वी और तटीय क्षेत्र जहाँ पर दलदल पाए जाते हैं, वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। अगली जो अन्य मिट्टी है वह है लवणीय तथा क्षारीय मिट्टियाँ। लवणीय तथा जो क्षारीय मिट्टियाँ हैं इनका विस्तार राजस्थान, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के जो शुष्क भाग है वहाँ पर लगभग 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं।
इसमें केशिका क्रिया के द्वारा धरातल पर लवणों की परत जम जाती है, जिसमें जो लवण प्रमुख हैं वह हैं सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आदि के सल्फेट तथा कार्बोनेट बन जाते हैं। अर्थात कैपिलरी एक्शन के द्वारा जो भूगर्भ के अंदर के लवण हैं वह धरातल पर आ जाते हैं, जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के फॉस्फेट एवं सल्फेट के रूप में होते हैं। इस तरह की मिट्टियाँ जो हैं वो पंजाब व उत्तर प्रदेश में अधिकतर जो सिंचाई है वह नहरों के द्वारा की जाती है। अतः नहर सिंचित तथा उच्च जल स्तर वाले जो क्षेत्र होते हैं, वाटर लॉगिंग क्षेत्र भी जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पर उत्पन्न हो गई हैं। इस तरह की मिट्टियाँ जो होती है वह अनुर्वर मिट्टियाँ होती हैं। इन्हें रेह, कल्लर, ऊसर, राथड़, थूर, चौपन आदि अनेक जो लोकल नाम हैं, स्थानीय नाम आदि स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। इस प्रकार की मिट्टियों को में सुधार हो सकता है यदि इसमें उचित अपवाह हो, चूना, जिप्सम तथा पाइराइट्स आदि का उपयोग किया जाए। अर्थात इस प्रकार की जो लवणीय तथा क्षारीय मिट्टियाँ हैं जो अधिकतर कैपिलरी एक्शन तथा वाटर लॉगिंग या दलदली भूमि या अत्यधिक जलाक्रांत वाले क्षेत्र होने की वजह से इस तरह की अधिक सिंचाई जल का उपयोग होने की वजह से इस तरह की मिट्टियाँ उत्पन्न हो गई हैं। तो इसमें अनुर्वरता जो आ गई है उसको दूर करने के लिए जिप्सम है, पाइराइट है और चूना है आदि का प्रयोग करके इसे पुनः उर्वर बनाया जा सकता है। क्षारीय मिट्टियों में जैसे हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की कमी होती है और इस तरह की मिट्टी में जो प्रमुख फसलें पैदा की जाती हैं उनमें बरसीम, धान, गन्ना व अमरूद, आंवला, फालसा तथा जामुन आदि अनेक जो लवण प्रतिरोधी फसलें होती हैं और वृक्ष होते हैं वह उगाए जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भारत में मिट्टियों का वितरण है वह उस पर भौतिक कारक जैसे कि भौतिक आकृति, जलवायु, वनस्पति आदि का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यदि हम भौतिक आकृति के अनुसार देश की मिट्टियों का विभाजन करें तो निम्न प्रकार से मिट्टियों को हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले भौतिक आकृति जैसे कि पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियाँ। पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियाँ जो हैं वह आग्नेय मिट्टी, टर्शियरी मिट्टी, चूना व डोलोमाइट युक्त मिट्टी आदि के रूप में पाई जाती हैं। उत्तरी मैदान की मिट्टियों का यदि हम जिक्र करें तो उत्तर का विशाल मैदान है जो कि सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी काप मिट्टी के कारण जिसका निर्माण हुआ है। इस तरह की जो मिट्टियाँ हैं यह अभी निर्माण की अवस्था में है। यहाँ प्रतिवर्ष जो उत्तर के मैदान में नदियाँ प्रवाहित होती हैं वह वर्षा के समय वर्षा काल में बाढ़ के जल के साथ हजारों टन मिट्टी इस मैदान में निक्षेपित करती हैं, बिछाती रहती हैं और इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा ह्यूमस तत्वों की कमी होती है। फिर भी यह मिट्टियाँ उपजाऊ होती हैं। इस वर्षा की मात्रा का जो प्रभाव है वह इस तरह की जो मिट्टियाँ हैं उनके गुणों पर स्थानीय रूप से पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर जो उत्तर का विशाल मैदान है वहाँ वर्षा जल के अनुसार यदि हम मिट्टियों का वर्गीकरण करें तो 3 तरह की मिट्टियाँ हैं। सबसे पहले है पुरातन काप या बांगर मिट्टियाँ, दूसरी है नवीन काप मिट्टियाँ और तीसरी है डेल्टाई मिट्टियाँ। पुरानी काप या जो बांगर मिट्टियाँ हैं वह उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ प्रतिवर्ष नदियों का जो बाढ़ का जल है वहाँ नहीं पहुँच पाता है। इस तरह की जो मिट्टियाँ हैं वह उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार आदि में क्षेत्रों में पाई जाती हैं और कहीं कहीं इन क्षेत्रों में जो बांगर मिट्टी के क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिक सिंचाई का उपयोग होने की वजह से ये मिट्टियाँ थोड़ी ऊसर हो गई है, जिसका हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और ऐसी मिट्टी को रेह एवं कल्लर के नाम से जाना जाता है। और पंजाब में कुछ भागों में जो मिट्टी है वो चूना युक्त मिट्टी मिलती है जो कि अधिक खुरदरे एवं बड़े कणों से युक्त होती है और इस मिट्टी को भूड़ के नाम से जाना जाता है। जो बांगर मिट्टियाँ होती हैं उनमें गेहूं व गन्ने की कृषि है वो अधिक की जाती है। दूसरी जो है वह नवीन काप, पुरातन काप जो कि बांगर के रूप में थी और नवीन काप जो है वह खादर के रूप में पाई जाती है। अर्थात खादर वह क्षेत्र होते हैं जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़, नदियों का जल है वह नदियों द्वारा जो बाढ़ आती है उसमें प्रतिवर्ष नवीन काप मिट्टी बिछा दी जाती है जो कि खादर के रूप में होती हैं। यह मिट्टी जो होती है वो हल्के रंग की तथा कम कंकरीली होती है, अर्थात इसके जो कंकड़ होते हैं या कण होते हैं वह बांगर मिट्टी की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं।
अर्थात सूक्ष्म तथा नई काप मिट्टी जो होती है उनका यहाँ पर लगातार निक्षेपण होने की वजह से इसमें चीका अर्थात क्ले की मात्रा अधिक होती है, अतः इनमें नमी धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। ये मिट्टियाँ इतनी उर्वर होती हैं कि इनमें जो कृत्रिम उर्वरक है उनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है और यह रबी की फसलों के लिए अधिक उपयुक्त या उत्तम है। तीसरी जो मिट्टी है वह डेल्टाई मिट्टी है। जो डेल्टा के निकट की जो मिट्टी होती है, जो कम ढाल होने के कारण जो नदियाँ जब समुद्र में गिरती हैं तो उनका प्रवाह ढाल कम होने की वजह से प्रवाह रुक जाता है और वहाँ पर फिर वो निरंतर निक्षेपण कार्य करती रहती हैं और निरंतर निक्षेपण होने के कारण जो मिट्टियाँ बिछाई जाती है वह नवीनतम प्रकार की होती हैं और अधिक उपजाऊ भी होती हैं। हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ होती हैं वह अपने साथ अनेक लवण तथा रासायनिक पदार्थों को घोल लेती हैं और यह डेल्टाई क्षेत्रों में प्रवाहित की जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में जो प्रमुख फसलें या कृषि उपजें ली जाती है वह हैं चावल, जूट, तंबाकू, गेहूँ, गन्ना व तिलहन की अच्छी पैदावार प्राप्त की जाती हैं। डेल्टा के जो उच्च भाग होते हैं डेल्टाई क्षेत्रों में जहाँ पर पुरानी काप मिट्टी पाई जाती है उसे हम राढ़ के नाम से भी जानते हैं और निम्न भागों में नवीन काप मिट्टी पाई जाती है। इस तरह से यदि हम उत्तर का जो विशाल मैदान है वहाँ मिट्टियों का वर्गीकरण करें नवीनता को लेकर के, तो सबसे जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर पुरानी काप मिट्टी पाई जाती है। जो मध्य का प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वह नवीन प्रकार की मिट्टी है। और यदि हम पूर्व की ओर आए अर्थात डेल्टाई क्षेत्र की तरफ आए तो यहाँ पर बिल्कुल ही नवीनतम प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये तो थी उत्तर के विशाल मैदान की मिट्टियाँ। अब हम जिक्र करेंगे प्रायद्वीपीय जो पठार है उसमें किस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनमें प्रमुख रूप से काली मिट्टी जो कि 3 तरह से पाई जाती हैं, छिछली काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी और गहरी काली मिट्टी के रूप में। और काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जैसे पहले भी हम बता चुके हैं, महाराष्ट्र में अधिकांश भाग जो विदर्भ है, खानदेश है या मराठवाड़ा है, मध्यवर्ती गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकतर पाया जाता है। इस मिट्टी में, काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होने के कारण इसको कपास की मिट्टी या कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें अन्य जो मिट्टी पाई जाती है वह लाल व पीली मिट्टी है, रेड एंड येलो सॉइल्स। इस मिट्टी की जो उत्पत्ति है वह शुष्क व आर्द्र मौसम के क्रमशः रोटेशन के कारण, अर्थात जहाँ शुष्क मौसम और आर्द्र मौसम एक के बाद जब आता है तो इसमें अपवर्तन होने की वजह से अर्थात मौसम के रोटेशन होने के कारण प्राचीन जो रवेदार शैलें होती हैं वो विखंडित होती रहती हैं और लोहे की उपस्थिति के कारण इनका रंग लाल हो जाता है और कहीं कहीं फेल्सपार युक्त ग्रेनाइट शैलों से निर्मित मिट्टी भी पाई जाती है जो कि पीली चॉकलेट के रूप में चॉकलेटी रंग की पाई जाती हैं। तीसरी जो मिट्टी है प्रायद्वीपीय पठार की लाल व पीली मिट्टी के बाद वह है लेटेराइट मिट्टी। यह जो मिट्टी है इसका जो विकास होता है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर आर्द्र व शुष्क मौसम के क्रमिक आगमन या क्रमिक परिवर्तन के कारण शैलों में सिलिका युक्त जो पदार्थ होता है वह पृथक हो जाता है और शुष्क मौसम में ये मिट्टी जो होती है वह सूख कर ईंट की भांति सख्त हो जाती हैं और गीले मौसम में या गीली होने पर चिपचिपी हो जाती हैं। और जो चौथी मिट्टी है प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टी, उसमें काप मिट्टी हैं जो कि नदी घाटियाँ और जो प्रमुख तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। इन मिट्टियों को भी अलग अलग स्थानीय रूप से अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि गुजरात में जो नई काप मिट्टी होती है उसे गोरडू कहते हैं और पुरानी नई जो काप मिट्टी है उसे माटा कहते हैं और जो पुरानी काप मिट्टी है उसे गोरडू के नाम से जाना जाता है। जो नदी तटीय जो काप मिट्टी है वह चावल की खेती के लिए विशेष उर्वर होती हैं और अन्य मिट्टियाँ पीट मिट्टियाँ, दलदली मिट्टियाँ, मरुस्थलीय मिट्टियाँ, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत की जो मिट्टी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह क्या क्या हैं।